नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीटूज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे चारे वाली फसलों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं पशुओं में आहार निर्धारण के बारे में। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख कर आहार निर्धारण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप उनके नोट्स बना सकते हैं। उसके अंदर अपनों ने पढ़ा जैसे गर्भवती गाय है, चाहे वो सूखी गाय है, वो दुधारू गाय है, इसके अलावा जो बैल हैं जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनको कितनी मात्रा में आहार देना चाहिए, कितनी मात्रा में भोज्य पदार्थ देना चाहिए, कितनी मात्रा में संतुलित आहार देना चाहिए, यानी आहार में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए, वो सारे की सारे उसमें अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे चारा फसलों के बारे में, यानी मुख्य चारा फसलें कौन कौन सी है जो पशुओं को आहार में दी जाती है और पशुपालन में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले अपने जो चारा फसलें आती है तो उसके अंदर आती है बरसीम है, रिजका है ना, जई है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य चारा फसलें और चारा फसलों में बरसीम के बारे में। आज अपने बात करेंगे चारा फसलों के बारे में, यानी चारा फसलें कौन कौन सी है। और चारा फसलों में अगर बात की जाए तो अपने बात करेंगे रजा बरसीम के बारे में, यानी बरसीम क्या है, क्या क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो रजा, बरसीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आता ही है। एक प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बरसीम से संबंधित, तो मैं अभी बता देता हूं स्टार्टिंग में ही। बरसीम में खरपतवार का प्रश्न महत्वपूर्ण आता है कि मुख्य खरपतवार कौन सा है बरसीम में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बरसीम के खरपतवार का नाम क्या है, बरसीम में खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, बरसीम में बीज उपचार कैसे करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर पहले अपने बात कर लें बरसीम का मुख्य खरपतवार। तो बरसीम का मुख्य खरपतवार होता है कासनी। कौन सा खरपतवार होता है? कासनी खरपतवार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बरसीम के बारे में। सबसे पहले अपने बात करें बरसीम के बोटनिकल नेम, यानी वानस्पतिक नाम की, यानी वानस्पतिक नाम क्या है इसका, कि बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम। ठीक है, अच्छा बरसीम एक मैं यहां लिख दूं दलहनी फसल है, दलहनी या लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी चारे वाली फसल, चारे वाली फसल, यानी दलहनी फसल है चारे वाली। दलहनी, दलहनी मतलब लेग्यूमिनेसी, और दलहनी मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी, दोनों काम ही करेगी ये। पशुओं में चारे के साथ साथ मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी वर्क करती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बरसीम के वानस्पतिक नाम की, तो बरसीम का वानस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम इसका बोटनिकल नेम है। अब आप अपने बात आ जाती है ट्राइफोलियम ही क्यों। अब देखो ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्का निन्ना डेक्का, ऐसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री में सीरीज, है ना। तो ट्राई का मतलब कितना हो गया, तीन। और फोलियम का मतलब क्या होता है, फोलियम का मतलब होता है पत्तियां। फोलियम का मतलब क्या होता है, फोइलेज या पत्तियां। मतलब कहने का भाव क्या हो गया, बरसीम में मुख्यतः पत्तियों की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कितनी पत्तियों की स्ट्रक्चर दिखेगी अपने को, तीन दिखेगी। जो लीव्स दिखेगी वो कितनी दिखेगी, मोस्टली बोलो भैया, तीन लीव्स दिखेगी। इस कारण इसको क्या कहते हैं, ट्राइफोलियम कहते हैं। ट्राई मतलब तीन, फोलियम का मतलब पत्तियां। इसका मतलब क्या हुआ, बरसीम में कितनी पत्ती होती है यार, बोलो रे, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितनी पत्तियां, तीन पत्तियां। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, ट्राइफोलियम है, अलेक्जेंड्रियम कहते हैं। पत्तियों की संख्या तीन, तीन पत्ती जद के दियो चक्को। अब तीन पत्ती गेम की बात नहीं कर रहा, और ऐसे गेम खेलने भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ शाबाश। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, पत्तियां कितनी होती है, तीन। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, यानी ट्राई का मतलब तीन पत्तियां। इसी के साथ अगर इसकी फैमिली की बात की जाए, कौन से कुल से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली कौन सी है, तो फैमिली कौन सी होगी राजा, देखो अपने अभी बात कर ली, फेबेसी कह सकते हैं, फेबेसी कह दो, दलहनी कह दो, लेग्यूमिनेसी कह दो, लेग्यूमिनेसी कह दो। एक ही बात है, ये सारी की सारी एक ही बात है ना। पेपर में प्रश्न हमेशा ऐसे आता है,
फेबेसी। अब अपने कह दीजिए फेबेसी तो थे बताई को नहीं। अरे फेबेसी, दलहनी, लेग्यूमिनेसी, दाल, कुल, सारी की सारी एक ही बात है। अरे बोल लो भाई, हाँ शाबाश। तो वनस्पति के नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। फैमिली कौन सी होगी इसकी? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। इसी के साथ इसका अगर बात की जाए उत्पत्ति की, यानी ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति की, बरसीम के उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए कि भैया उत्पत्ति स्थल कौन सा है बरसीम का, कौन कौन से स्थान से ये पाई जाती है, यानी कहां पाई, तो इसका जैसे मुख्य नाम क्या है? इजिप्ट। क्या है? इजिप्ट कह दो, या मिस्र जो देश है वो, जिसको हम हमें सामान्यतः जो 12th की बायोलॉजी, सॉरी 12th की एग्रीकल्चर की बुक है उसमें जैसे अपने को मिलता है एशिया माइनर। एशिया माइनर, ये यही बात है, एशिया माइनर। जो एशिया माइनर है, इस एशिया माइनर कह दो, इजिप्ट कह दो, मिस्र कह दो, यही कारण है इसका। एक यही है सारी चीज, है ना। कहीं कह दोगे जी पेपर में तो मिस्र आ गए, एक यहाँ कराची थे तो इजिप्ट, अरे एक ही बात है सारी की सारी, समझ गया ना। हाँ, इजिप्ट से ये लाई गई थी भारत के अंदर सबसे पहले, इस कारण इसको इजिप्टियन कलोर भी कहते हैं। ये भी बात अपने करेंगे, कौन लेके आया था, कब लेके आया था, और सबसे पहले लगाई कहां थी, है ना, वो भी बात करेंगे। तो पहले उत्पत्ति स्थल देख लो। उत्पत्ति स्थल कहां है? इजिप्ट के अंदर, मिस्र या एशिया माइनर, मेन इजिप्ट लिखा जाता है। पेपर में आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? बोलो, इजिप्ट का मिलेगा। तो वनस्पति के नाम हो गया, फैमिली होगी, उत्पत्ति स्थल हो गया। उत्पत्ति स्थल के बाद बात आती है इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र। गुणसूत्र, अब देखो गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर एक तो होती है 2n बराबर 16, 16, और एक लिखा जाता है 2n बराबर 32, 32। ठीक है। अब पेपर में प्रश्न आएगा बरसीम के डिप्लॉइड किस्मों में गुणसूत्रों की संख्या। डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित, ये कैसी है? डिप्लॉइड है, द्विगुणित। द्विगुणित है ना, जो द्विगुणित किस्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16। और जो है चतुर्गुणित या टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड में, टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित, चतुर्गुणित, है ना, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 32। अब आपको कह दो भाई अगुणित हैप्लॉइड, अगुणित संख्या कितनी होगी? अगुणित, अगुणित निकालना तो वही है, सीधा हिसाब है, देख लो 2n बराबर 16 है। अपने इसको सीधा मैथ के अकॉर्डिंग करो, 2n बराबर कितना हो गया? 16, n बराबर 16/2, लो 2 8 16, कितनी आ गई? 8 आ गई ना। हैप्लॉइड कितने हैं? 8। हैप्लॉइड दुगुणों, दुगुणों कितने हो गए? 16, 4 गुणों कितने हो गए? 32, 8 चौका 32, तो 4 गुणा होगी ना। भाई जी मैं गोडो में दिया पर्सनल नहीं बोल दिया। अगुणित, अगुणित यानी हैप्लॉइड, सीधा नंबर ऑफ n, n के अंदर संख्या कितनी आई? 8। तो पेपर में एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछ सकता है? अपने रट्टे मारे डिप्लॉइड के, टेट्राप्लॉइड का रट्टा मार मार सुन्नी कर दी बरसीम ने। पेपर में प्रश्न आ गया अगुणित गुणसूत्र कितना है, फिर कहा तुम कराई को नहीं, मैं तो पढ़िया ही को नहीं, पढ़िया क्यों को नहीं? 2n बराबर 16 लिखो, n बराबर 16/2, 8। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो हैप्लॉइड है 8, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित 16, टेट्रा मतलब 4 गुणित, टेट्रा अपने ये दोनों ही पाई जाती है। अपने मोस्टली डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड पढ़ते हैं, चतुर्गुणित पढ़ते हैं 32, और डिप्लॉइड में कितने हो गए? 16 गुणसूत्र हो गए। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी अपने पास? 16 और 32 होगी। इसी के साथ अगर देखा जाए फल का प्रकार, फल का प्रकार यानी फल का कैसा प्रकार है, एक मैं आपको बात बता दूं भैया, पूरे में पूरी एग्रीकल्चर की, एग्रोनॉमी की कोई भी फसल, अब कोई भी फसल वो दलहनी होनी चाहिए। अगर दलहनी फसल नाम है और दलहनी फसल के अंदर आपने कहीं पढ़ा नहीं हो फल का प्रकार, चाहे मूंग है, मोठ है, चाहे चना है, इसके अलावा और दलहनी फसल जैसे सोयाबीन है ना, मूंगफली होगी, ऐसे कोई भी दलहनी फसल आपने ले ली और आपसे प्रश्न पूछा गया फल का प्रकार बताओ, बाई चांस आपका नहीं पढ़ा हुआ, ओ भाई साहब सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, चेप दइयो खट्टे गलत को नहीं है। कभी भी फल का प्रकार दलहनी फसल में पूछ ले तो आपको फल का प्रकार पोड ही लिखना है। पोड, पोड का मतलब है फली। अब दलहनी फसल में फली लगे, ग्वार फली है ना, ग्वार फली लगेगी पोड के अंदर,
ठीक है। इसके अलावा अपने मूंग के अंदर मूंगफली, मूंग में भी फली है ना, मूंगफली होगी। इसके अलावा चाहे अपने मोठ है, मोठ में मोठ बीन की उसकी भी फली होगी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसके अंदर फलियां मोस्टली मिलती है, वो सारे के सारे दलहनी। अब थे कह दो जी सरसों में भी फली है, सरसों के अंदर अलग आएगा, वो क्रूसीफेरी की है, उसमें क्रॉस रूप फूलों का विन्यास होता है। समझ के बात है ना। हाँ, तो कुछ एक एक्सेप्शन तो है ही, एक्सेप्शन हर जगह ही है। गांव में इलाज जगह था ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ताना मारने वाला कि भाई थे तो पढ़िया को नहीं, सिलेक्शन को नहीं हो, एक्सेप्शन था ना, हर कटाई मिल जाए। समझ के बात है ना। पढ़ोगे मेहनत करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और दूसरी बात, जब आप तैयारी कर रहे होते ना तो कान बंद होने चाहिए, ऐसे बाहर की बातें सुनाई नहीं देनी चाहिए। जितनी बाहर की बातों में इन्वॉल्व हो गए उतना भैया मैं कह रहा हूं फिर वो गए जो दर्द में जाओगा सीधा। समझ गए ना। बाहर की बातों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना, कौन क्या कह रहा है अपने कोई मतलब नहीं है। आपको केवल किताबों में ध्यान रखना है, किताबों से प्रेम करना है, और किताबें आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं जब आपने ईमानदारी से और सच्ची लगन से मेहनत की है ना, मां सरस्वती आपका ऋण रखेगी नहीं, 1% ही नहीं रखेगी, पूरा का पूरा वो चक्रवृद्धि ब्याज करके आपको लौटा देगी। पर होनी ईमानदारी चाहिए, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी है ना। तो बाहर क्या कहें क्या नहीं, एक्सेप्शन क्या हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन दलहनी फसल में जब भी पर्सन आ जाए आपको पोड लिख देना है। दलहनी फसल में बार बार कह रहा हूं, अगर दलहनी फसल में ऐसा पर्सन आ जाए, फल का प्रकार क्या है, तो अपने क्या लिख देंगे, पोड लिख देंगे सीधा। अरे बोलो हाँ शाबाश। तो फल का प्रकार अपने क्या लिखेंगे, पोड। पोड का मतलब फल ही हो गया। ठीक है। तो वनस्पति के नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ये ट्राइफोलियम क्यों पढ़ा ये आपको बता ही दिया। 3 ट्राई का मतलब 3, फोलियम का मतलब पत्तियां, 3 पत्तियां इसमें होती है, इस कारण इसको ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। जो फैमिली है वो फेबेसिया लेग्यूमिनेसी है। उत्पत्ति इसकी इजिप्ट है, एशिया माइनर है। गुणसूत्रों की संख्या 16 और 32 है। फल का प्रकार पोड कह दो, फली कह दो, है ना। और अगणित गुणसूत्र पूछ ले तब अपने क्या लिख देंगे, इसमें 8 लिख सकते हैं। फल का प्रकार क्या हो गया, पोड हो गया। इसके अलावा देखो बरसीम एक ऐसी फसल है जिसकी पाचनशीलता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पाचनशीलता, यानी पाचनशीलता सर्वाधिक, सर्वाधिक पाचनशील होती है। पाचनशीलता सर्वाधिक, सर्वाधिक कितनी भाई, अब मैंने कह दिया सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कितनी लिखोगे, 70%। पाचनशीलता कितनी होती है, 70% होती है। समझ के बात है ना, सबसे ज्यादा पाचनशील होती है बरसीम। अब दूसरी बात और एक चीज और देखो बरसीम से संबंधित, नोट डाल के लिख देता हूं। नोट में नोट है भैया 2000 का, जका हो गया बंद अब, है नहीं। हाँ 2000 वाला नोट है, बंद हो गया। और नोट डालना इंपॉर्टेंट, बरसीम में कैल्शियम व फास्फोरस, बरसीम में कैल्शियम व फास्फोरस पोषक तत्व, कैल्शियम व फास्फोरस पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए बरसीम को मिल्क इनरिचमेंट क्रॉप भी कहते हैं। मिल्क इनरिचमेंट, मिल्क इनरिचमेंट, इसको इनरिचमेंट कह दो, इनहांसमेंट कह दो, यानी वृद्धि, दूध में वृद्धि करने वाली फसल। इसका मतलब ये हुआ अगर दुधारू गाय को या गाभिन गाय को, अपने जैसे होती है ना, इनको अपने बरसीम खिलाते हैं, या दुधारू गाय को जब अपने बरसीम खिलाएंगे तो मिल्क के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। मिल्क इनरिचमेंट क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। पोषक तत्व कौन से हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो पेपर में प्रश्न दोनों तरह से आ सकते हैं। निम्न में से मिल्क इनरिचमेंट क्रॉप कौन सी है, बरसीम। दूसरा प्रश्न, ऐसी फसल, ऐसी चारा फसल जिसका उपयोग पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बरसीम। ऐसी फसल जिसके अंदर कैल्शियम व फास्फोरस पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बरसीम। आगे नहीं बात समझ में। हाँ, तो कैल्शियम और फास्फोरस पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, इस कारण इसको मिल्क इनरिचमेंट क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बात क्या, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा पाचन शक्ति पाई जाती है इसके अंदर, और मुख्य अवस्था यही आती है इसके अंदर, 70% पाचनशीलता है,
समझ गए बात ना। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, फेबेसी, एशिया माइनर यानी इजिप्ट 16 और 32 है। इसके अलावा पोड, पाचनशीलता 70, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, मिल्क इनरिचमेंट क्रॉप भी कहते हैं। और एक मैंने आपको कह दिया, यह है दलहनी या लेग्यूमिनेसी चारे वाली फसल है। और दलहनी आगे मतलब दो जगह फायदा होगा। अगर अपने बरसीम लगाएंगे, एक फायदा तो अपने खेत को हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जब दलहनी फसल लगाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो। दूसरा क्या हो जाएगा, जब दलहनी इनको काट कर पशुओं खिलाएंगे तो दूध में क्या हो जाएगी, यार बोलो रे, हाँ मिल्क इनरिचमेंट हो जाएगी, मिल्क में वृद्धि कति मैं को बाल्टा बाल्टा हो केना केन खड़ी खड़ी दूध भर दिया गुड़ंगो, मिल्क इनरिचमेंट कहते हैं। ये बातें होगी ना, जल्दी से राइट डाउन करो इनको, जल्दी लिखो भाई जी, लिख दो। फिर था ना बताऊंगा, ये C3 क्रॉप है, रबी की फसल है, LDP प्लांट है, क्या क्या इसमें पाया जाता है वो करेंगे ना। जल्दी से लिख दो इन चीजों को, यहां से आप जल्दी से लिख दो। हाँ लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो अभी तक तो अपने क्या क्या बात कर ली बरसीम में, बरसीम का अपनों ने बात कर ली, राजा इसका बोटनिकल नेम बात कर ली अपने, बरसीम में इसकी फैमिली के बारे में बात कर ली, बरसीम की फैमिली कौन सी है, इसके साथ ही जो फल का प्रकार है उसके बारे में अपने बात कर ली, यानी फल का प्रकार क्या है, पोड है, क्या है, वो सारी चीजें अपने बात कर ली, ठीक है। इसी के साथ इसमें गुणसूत्र अपने देख लिए, गुणसूत्र कितने हैं इसके बारे में अपने बात कर ली, उत्पत्ति की बात कर ली, ओरिजिन क्या है ये अपनों ने पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद में नोट पढ़ लिया था, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में इसमें अपने बात कर ली थी। ये बातें तो अपने कर ली। अब देखो आगे और बरसीम में क्या क्या चीजें आती है, देखो राजा। इसके बाद अगर अपने बात करें बरसीम में प्रोटीन कितना पाया जाता है, प्रोटीन बरसीम के अंदर प्रोटीन कितना होगा, दलहनी फसल है तो ओबियस है प्रोटीन की बात होगी, है ना। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है राजा बरसीम में 17 से 21%। सभी दलहनी फसलें, सभी, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो मूंग है, चाहे वो मोठ है, चाहे वो चना है, चाहे वो अरहर है, चाहे वो सोयाबीन है, सारी दलहनी फसलों में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है ना। हाँ, और इसीलिए तो अपने उसको वंडर क्रॉप भी कहते हैं, आश्चर्यजनक फसल, आश्चर्य बाजी। तो प्रोटीन, मीट से भी ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। इसमें प्रोटीन कितना होता है, 17 से 21% प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो बरसीम को, बरसीम है सैफ और सम्राट, बरसीम को चारे वाली फसलों का, चारे वाली फसलों का सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं, चारे वाली फसलों का मतलब सम्राट का मतलब राजा है भैया, किंग ऑफ फूड क्रॉप, किंग ऑफ फूड क्रॉप, चारे वाली फसलों का राजा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो राजा बरसीम है तो रानी, रैफ और रानी, रैफ और रिज्को रानी है, बरसीम राजा है। समझे बात ना, चारे वाली फसलों का राजा, राजा अभी अलग है तो जाना बरसीम होनी चाहिए ना, पर राजा बरसीम में अलग के, रिज का क्या होना है, रानी है। समझ गए बात क्या, हाँ, रैफ और रिज का रैफ और रानी, फिर बरसीम है सैफ और सम्राट, ये है राजा, चारे वाली फसलों का राजा है। इसके साथ अगर बात की जाए एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, जो बरसीम की पत्तियां हैं और जो बरसीम की जड़ें हैं, इनमें विशिष्ट प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। अगर अपने बात करें बरसीम की जड़ों में, बरसीम की जड़ों में सेपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेपोनिन रसायन पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। अब देखो रसायन, ये सेपोनिन का नाम कहीं जगह मिलेगा आपको। अब अपने देखेंगे महुआ की खली है तो अपने पढ़ेंगे सेपोनिन। इसके अलावा अगर जब अपने टमाटर पढ़ेंगे तो टमाटर में भी पढ़ेंगे सेपोनिन और टामोटिन, दो विषैले तत्व या एल्केलॉइड पढ़ते हैं। तो वैसे ही सेपोनिन प्रकार का जो रसायन है वो किस में पाया जाता है, बरसीम की जड़ों में मुख्य पाया जाता है। कुछ एक बुक में ये बात लिखी हुई मिल जाएगी अपने को, कुछ एक में ये नहीं है, तो मेन अपने ध्यान रख लेंगे लिखी हुई। तो बरसीम के अंदर क्या पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है। और पाचनशीलता अपनों ने बात करी ली, पाचनशीलता कितनी होती है बरसीम में,
पाचनशीलता होती है लगभग कितनी, 70% पाचनशीलता होती है। इसी के साथ और देखो बात एक, हे के लिए, हे बनाने के लिए, हे निर्माण, हे निर्माण के लिए सबसे बेस्ट कौन है, बरसीम ही है। देखो हे क्या होता है, हे एक प्रकार का सूखा चारा है। चारा संरक्षण हम आगे अपने पढ़ेंगे, चारा संरक्षण के अंदर अपने साइलेज पढ़ते हैं, हे पढ़ते हैं। हे बनाया जाता है चारे को सुखाकर, और साइलेज बनाया है रसीला चारा या गिल्ले चारों से बनाया जाता है। तो बरसीम को सुखा कर अपने तैयार कर लें तो अच्छी हे बनाई जाएगी। और साइलेज में अपने क्या पढ़ते हैं, मक्का पढ़ते हैं, ज्वार पढ़ते हैं, जई पढ़ते हैं ना, वो साइलेज में पढ़ते हैं। तो हे निर्माण में भी अच्छी फसल कौन सी होती है, बरसीम होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी यह काम करती है। एक बात और बता दूं मैं राजा आपको, यही ध्यान से सुन लेना, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए चारे वाली फसलों में सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये बात नोट कर लो, तो आप भी लिखो भाई, जिन कॉपी में नारी लिख लो ऊपर ही ऊपर, चारे वाली फसलों में सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अगर ये प्रश्न आ जाए तो रिज का लिखना है। अब देखोगा जी थे बरसीम पढ़ाओ तो क्यों रिज को चारों को नहीं के, हाँ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ जाए कौन सी चारे वाली फसल करती है, तब लिखेंगे रिज का। आगे बात समझ। अब पेपर में क्या प्रश्न आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिज का पढ़ेंगे, उसमें भी अपने बात करेंगे। सर्वाधिक कह दे तो क्या करेंगे, रिज का। और ऐसे कह दे सर्वाधिक तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब हाथों आती तावड़ो सो तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ जाए तब अपने ढेंचा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, ढेंचा लिखेंगे। समझ के बात ना, तेज नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आ जाए तब अपने पढ़ेंगे ढेंचा। और अगर सर्वाधिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण भूमि के अंदर, तब अपने क्या पढ़ेंगे, रिज का पढ़ेंगे। आगे ना बात समझ में, ठीक है भाई, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हे निर्माण में अपने बरसीम का यूज करते हैं। सेपोनिन रसायन इसके अंदर पाया जाता है, किसमें, बरसीम में। अब देखो बरसीम को कौन लेके आया, क्या काम था, क्या सिस्टम था, यानी अब अपने भारत में तो बरसीम थी नहीं, तो बरसीम आई इजिप्ट से। कब आई, बरसीम को लेके आए सर फ्लेचर, सर फ्लेचर, अब फ्लेचर नहीं है, सर फ्लेचर लेके आए थे बरसीम को। कहां से लेके आए, इजिप्ट से लेके आए। कब लेके आए, 1904 में लेके आए। कहां लगाई, लगाई कहां पर, कहां लगाई, इसको ऐसे देखो, इसका मतलब रोपण कहां किया गया या रोपाई कहां की गई है ना। लगाई तो मतलब जी आप बागड़ी बोलना भी घट लगा दी के बात हो जाए। कब लेके आए, इसके स्थान पे आ जाए कब, कब लेके आए, 1904 में। कौन, कौन लेके आए भैया, सर फ्लेचर लेके आए। कहां से लेके आए, कहां से लेके आए, इजिप्ट से लेके आए। लगाई कहां, लगाई थी राजा ये मीरपुर में लगाई थी, मीरपुर, मीरपुर में लगाई, जो वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में है, ये वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में तो ये मीरपुर के सिंध प्रांत का एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अंदर है। मीरपुर के अंदर इसको लगाया गया था 1904 में। अब ये तो भारत आजाद होने से पहले लेके आ गए थे ना। भारत कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 47 में तो अजय भाई साहब ले आगे 1904 में रोप दी। तो उस समय तो एक सिस्टम था पूरा का पूरा, तब उस समय तो भारत के हिस्सा ही था। भारत का हिस्सा तो भारत में ही आएगा मीरपुर, उस समय की बात करें तब। लेकिन वर्तमान में पेपर में प्रश्न उस समय का पूछेगा नहीं, वर्तमान का पूछेगा। वर्तमान में मीरपुर कहां पर है, वर्तमान में मीरपुर पाकिस्तान में है। समझे ना बात, इं प्रश्न घूम जे बाजी। अब प्रश्न आ गया 1904 का, मीरपुर भारत में लाएगा। हालांकि ये बात इसमें कोई दुराई नहीं है, भारत में लाएगी सबसे पहले भारत में। और भारत सर्वे सर्वा है भैया, समझ के बात है ना। भारत मतलब भारत ही है बस, है ना, अपना देश। और देश मतलब वो कहते हैं ना अपना गौरव होता है, ठीक है ना। हाँ, जब अपने भारत का जब राष्ट्रीय गान चल रहा है अपने इंडिया का, है ना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो एक अलग ही ऊर्जा अपने देश का नाम आता है। मतलब जब वैश्विक पटल पर तो कितनी खुशी होती होगी, बस वही भारत है ना। जहां डाल डाल सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे मैं कहूँ भाई कितनी क्वालिटी, कितने योद्धाओं ने यहाँ बलिदान दिया आजादी के लिए, है ना। कितनी वीरांगनाओं ने यहाँ अपने बलिदान दिए, तब जाकर एक छत्र राज और भारत मतलब
कितनी महान महान वो कहते हैं ना विभूतियों ने यहाँ जन्म लिए, कितने बलिदान दिए गए, है ना, कितनी युद्ध लड़े गए, और उसके बाद आज अपने यहाँ खड़े हैं, मैं बोल पा रहा हूं, ये भी एक आजादी का प्रतीक है ना। आप सुन रहे हो, अभिव्यक्ति आप व्यक्त कर पा रहे हो, सब इन गौरवशाली योद्धाओं के परिणाम के कारण हुआ। तभी आज इस शब्द को लिखने, ये शब्द नहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना एक ब्रह्मांड ही मान लो, जिसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी गाथाएं हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं, अनपढ़ी हैं। पढ़ ली वो तो महान है, अनपढ़ी गाथाएं भी बहुत हैं। तो वो भारत है ना, तो ये तो सर्वे सर्वा तो भारत में लाया गया भैया। सर फ्लेचर लेके आए इजिप्ट से, और 1904 में मीरपुर और पाकिस्तान के अंदर जो वर्तमान में है, ठीक है। इस कारण इजिप्ट से लेके आए ना, इस कारण बरसीम को इजिप्टियन क्लोर भी कहते हैं। इजिप्टियन क्लोर या इजिप्टियन फसल के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण बरसीम को इजिप्टियन क्लोर के नाम से भी जाना जाता है, इजिप्टियन क्लोर भी कहते हैं। समझ बात है ना। इजिप्टियन फसल यानी इजिप्ट से आई तो नॉर्मल है, इजिप्टियन फसल है। अपने जब अलग अलग देशों से लोग आते हैं, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई रूस से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, तो अपने अलग अलग नाम देते हैं ना, जहां से जो आया उसका नाम बस। तो कौन लाया? सर फ्लेचर लाए। कब लाए? 1904 में। कहां से? इजिप्ट से। लगाई कहां? भारत में। जो वर्तमान में है जो स्थान था वो मीरपुर था, वर्तमान में कहां है बोलो? पाकिस्तान में है। समझ के बाद ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। अब ये महत्वपूर्ण बातें आ जाती है किससे संबंधित? बरसीम से संबंधित, कि भैया उसकी बोटनिकल नेम, उसकी फैमिली क्या है, यह चारे वाली फसलों का राजा है, 70% इसमें पाचनशीलता पाई जाती है, 17 से 21% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, फलों का प्रकार इसमें पोड है ना। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 16 है, 2n बराबर 32 है, यानी द्विगुणित और चतुर्गुणित पाई जाती है। इसके अंदर सेपोनिन पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फसल है, हे में बरसीम का सबसे ज्यादा यूज होता है ना। ये महत्वपूर्ण बातें होंगी। अब बात आती है इसको लगाएं कैसे, जलवायु कैसी चाहिए, बीज दर कितनी चाहिए, बीज कैसा होना चाहिए, उन्नतशील किस्में क्या होनी चाहिए, कितनी सिंचाई, लगाने का समय, कटाई, उपज, बीजों का बीज उपचार, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और जानना। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं बरसीम के लिए जलवायु के बारे में। किसके बारे में? जलवायु के बारे में। अब जलवायु के बारे में आती है बात, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी क्रॉप है। और जब नाम रबी आ जाता है तो रबी आती कैसा हो गया? शीतकालीन। कैसी फसल है? शीतकालीन है, यानी सर्दियों की फसल है। अब एक और बात बता दूं मैं, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं बहुत बार। जब भी आप फसल शीतकालीन लगाओ, मतलब सर्दियों में लगा से गर्मियों में काटांगा, आई बात है नहीं, और गर्मियों में लगाओ तो सर्दियों में काटांगा। अब इसको ऐसे समझो, जब आपने सर्दियों में फसल को लगाया तो दिन क्या हुआ? दिन छोटा राता मोटी, और जब गर्मियों में काटा तो दिन मोटा राता छोटी। वो का जो 5 बजे ही दिन उगे गर्मियों में, तो अरे यहाँ लगा जाना है 8-9 बजे तक छिपे को नहीं, और सर्दियों में 4:30 यहाँ लगा जाना कड़ा कई हो गयो है नहीं। बस भाई बात है। शीतकालीन है तो लॉन्ग डे प्लांट है, LDP। LDP में क्यों बताई? सर्दियों में लगाए दिन छोटा, काटी कद, कटाई का समय देखना है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं भाई जी LDP की है भाई साहब, भारत ताबे को नहीं। LDP, SDP, DNP। LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट, लंबा दिवस पादप, दीर्घ दिवस पादप, यानी फसल की कटाई देखनी है आपको। बरसीम सर्दियों में लगाई, गर्मियों में काट दी बस। गर्मियों में दिन क्या? मोटा। कणक देख लो, गेहूं है, व्हीट है, सर्दियों में लगाई, काटें कब? गर्मियों में। LDP है ना। ऐसे अपने इसको अंदाजा लगाने की भी अच्छा। लगाई और कटाई का समय देखेंगे, हार्वेस्टिंग टाइम, पकने के समय लंबी दिवस चाहिएगा, तो लॉन्ग डे है। इसी के साथ यह है C3 भी है। अब फिर थे कोगा जी गुरु जी, फिर थे नयो नाम ले लियो, C3 प्लांट। C3 प्लांट कौन से प्लांट है? देखो जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जब अपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के दौरान अनेक सह उत्पाद बनते हैं। ऐसे पादप जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के दौरान, और जब अपने इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन, ये जब दरें पढ़ते हैं ना, तो ऐसे पादप जिनके अंदर 3 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। 3 कार्बन वाला मतलब PGA,
और पीजीए होता है राजा फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड। जिन पादपों में 3 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं पीजीए। अब बरसीम में बन रहा है तो C3 है, रिजके में बन रहा है C3 है, प्रथम स्थायी उत्पाद। एक प्लांट होते हैं राजा C4। अब इसको C4, ये बरसीम नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं C4 प्लांट। एक नाम लिख रहा हूं मैं राजा यहां पर। C4 के अंदर कितने, अब 4 कार्बन वाला, इसमें 4 कार्बन वाला OAA, ओक्सेलो एसिटिक एसिड, ओक्सेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाला ओक्सेलो एसिटिक एसिड जब बनता है वो कौन से होते हैं C4। C4 में क्या आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, यानी एक बीज पत्री आएंगे, ज्वार आ जाएगी, गन्ना आ जाएगा। ये कैसे प्लांट है, C4 प्लांट होते हैं, यानी 4 कार्बन वाला स्थायी बनेगा। 4 कार्बन वाला ओक्सेलो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाले बनते हैं पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो पीजीए कहीं नहीं लिखा हुआ है अपने एजी में, सीधा C3 लिखा है, C3 है। पेपर में प्रश्न आ जाए पीजीए की फुल फॉर्म, फेको गुरुजी मान तो क्राइड को नहीं। अरे क्राइड क्यों को नहीं, C3 प्लांट को प्रथम स्थायी उत्पाद ही किए पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड है। C4 में कौन सा है, ओक्सेलो एसिटिक एसिड। इसके अलावा एक और प्लांट होते हैं, अब देख लो बात चाल की तो तीनों ही देख लो। केम, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन प्लांट होती है, क्रेसुलेशियन, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होते हैं केम प्लांट। इन पादपों के अंदर थोड़ी सी प्रोसेस उल्टी होती है, इनके अंदर जो रंध्रों की प्रक्रिया होती है वो भी ऊपर नीचे खुलती है। अब सामान्य तो पादपों में रंध्र दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। 8 बाजे उल्टो काम अंग दिन में बंद रहे, रात ने खुले। कारण क्योंकि ये केम प्लांट होते हैं, मांसल प्लांट होते हैं, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ग्वारपाठा है। इन पादपों में ऐसी प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि जल का कम से कम हवास हो। जीरोफाइटिक प्लांट है, जीरोफाइटिक प्लांट है तो ऑब्वियस है मतलब रेगिस्तान में लगेंगे, और रेगिस्तान के अंदर जल क्या है, बहुत कम, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों का रूप ले लेती है। ग्वारपाठा हो गया, यह पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी, खेजड़ी की पत्ती देखो कितनी जम्मा छोटी सी है खेजड़ी पत्ती, है ना। ग्वारपाठा देखो, नागफनी के अंदर पत्तियां कांटों का रूप ले गई, तो इस कारण ये केम प्लांट होते हैं। तो ये बात तो यहां थी, पर आपा भाई बोली चक दी न, तो देख लो पीजीए, ओक्सेलो एसिटिक एसिड और केम, 3 बातें कर ली। पर अपने को ध्यान क्या रखना, बरसीम पढ़ रहे हैं तो बरसीम क्या है, C3 प्लांट है, LDP है, शीतकालीन है, रबी की फसल है। किसी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है भाई साहब। अब इसी के साथ जलवायु में अपने बात कर ले टेम्परेचर की। टेम्परेचर चाहिए बरसीम को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बरसीम को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, पेपर में ये प्रश्न आएगा। बरसीम किस ऋतु की फसल है, रबी की। प्लांट है LDP, SDP, LDP। किस प्रकार का जो प्रकाश संश्लेषण का सिस्टम पाया जाए तो C3 प्लांट है। कैसा पादप है ये, C3। पेपर में प्रश्न आता है, बरसीम का संबंध है C3, C4, केम, उपरोक्त सभी, तो C3 से होगा। क्यों, प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा बना है, प्रथम स्थायी उत्पाद PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। C4 मैंने यहां बता ही दिया, एक बीजपत्री पादप है, मक्का है, ज्वार है, गन्ना है, जिसमें OAA, ओक्सेलो एसिटिक एसिड C4 में। और केम में आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल अनानास आ जाएगा, इसके अलावा नागफनी आ जाएगा, ये सारे के सारे केम में, मांसल पत्तियों वाले। ठीक है भैया, ये आ गया इसके अंदर टेम्परेचर, शीतकालीन टेम्परेचर। अब इसके साथ ही अगर अपने बात की जाए मृदा की, मिट्टी कैसी चाहिए। अब मिट्टी के अंदर मुख्य बात क्या आती है, पीएच 7 से अधिक मृदाओं में अच्छी मानी जाती है। 7 से अधिक, जिन मृदाओं का पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक मतलब क्षारीय मृदा है, 7 से कम तो अम्लीय होगी। प्रॉपर 7 क्या है, न्यूट्रल है। जब अपने पीएच पढ़ते हैं, पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। और पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी पीएच की खोज। और इस पीएच में अपने पढ़ते हैं 0 से लेकर 14 तक एक डिजिट,
0 से लेके अपने 7 तक पढ़ते हैं अम्लीय, 7 से 14 तक क्या पढ़ते हैं क्षारीय, और खुद सेवन पे आती है वो कहती है न्यूट्रल होती है उदासीन। लेकिन बरसीम को पीएच चाहिए 7 से अधिक। 7 से अधिक वो मृदाएं जो बलुई दोमट हैं, दोमट मृदाएं हैं, जीवाश्म युक्त है ना, जीवाश्म युक्त मृदाएं, और जिनमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जल निकास युक्त मृदाएं, जल निकास युक्त बलुई दोमट, दोमट मृदाएं, जीवाश्म युक्त यानी जीवाश्म युक्त बलुई दोमट और दोमट मृदाएं जिनमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा हो, पीएच मान 7 से क्या हो बोलो ज्यादा हो, 7 से अधिक होना चाहिए। अब 7 से अधिक का मतलब 14 नहीं होना चाहिए, 7 हो गया, 8 हो, यानी 7 से 7.9, 8 पीएच तक, 8.5 तक सामान्य क्षारीय मृदाओं में इसको लगाया जा सकता है। इया को नहीं खट्टे मतलब है क्षार जमीन बंजरी होगी थे को में बरसीम बीज दिया तो कौन लग गए, समझ गए बात क्या। हाँ 7.5, 8, 8.5 तक ऐसी 7 से अधिक पीएच वाली मृदाओं में इसको आसानी से, अरे बोलो हाँ शाबाश, समझ गए बात ना। ये होगी जलवायु और इसकी मृदा, समझ गए बात। प्रोटीन पढ़ दिया, बरसीम की जड़ों रसायन पढ़ दिया, किसने खोज की वो अपने बात कर ली, जलवायु की बात कर ली, इतनी बात है लिख दो। फिर आप बात कराएंगे अंदर बीज की मात्रा, बुआई का समय, कटाई है ना। बीज तो कितो चाहिए भाई 25-30 किलोग्राम बीज चाहिए, घणों कौन चाहिए, लिखो जल्दी से लिख दो भैया, अट्ठोला थोड़ा सा इन्ना हो जाओ नहीं बिना दिखा कौन थाने, ले अब लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो बात। हाँ तो अब देखो भाई साहब, अभी तक तो अपने क्या बात कर ली, जलवायु के बारे में और बरसीम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कर ली। अब अपने क्या बात करेंगे, बीज की तोक चाहिए, कद लगावा, कद काटा इन वाह देखो फिर कद काटा, तो अब देखो अब काट दें जल्दी जल्दी जड़ जड़। देखो भैया महत्वपूर्ण बात कर ली अपने, जलवायु के अंदर बात कर ली थी, जलवायु अपने पढ़ लिया भैया, शीतोष्ण जलवायु चाहिए, रबी की फसल है 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। मृदा की अपने बात कर ली, दोमट है, चिकनी दोमट मृदा है, पीएच जिसका कितना होना चाहिए 7 से अधिक, ये बात अपने बात कर ली। जलवायु के बाद अपने बात करें राजा बीज दर की, किसकी बात करें अपने, बीज दर। बीज दर कितना चाहिए, देखो बीज दर अपने दो चीजें रहेगी, बीज दर एक तो होता है राजा 25 से 30 किलोग्राम, कितना 25 से 30, ये तो होता है द्विगुणित के लिए, किसके लिए, द्विगुणित वैरायटियों के लिए। और एक बीज दर रहेगी अपने पास 35 किलोग्राम, कितनी रहेगी 35, और यह 35 किलोग्राम रहेगी चतुर्गुणित के लिए, चतुर्गुणित जो टेट्राप्लॉइड वैरायटी है उसके लिए अपने क्या रहेगी, बीज दर रहेगी, समझ गए बात ना। 25 से 30 किलोग्राम और 35 किलोग्राम। इसके साथ अब अपन बीज मिल गयो, बीज मिलने बाद में क्या करा, बीज को उपचार करा, बीज उपचार बहुत जरूरी होता है, सीड ट्रीटमेंट है, बीज उपचार। अब बीज उपचार करना है किससे, नमक के घोल से, किससे, पहले नमक के घोल से। नमक का घोल कितना होना चाहिए बोलो, नमक का घोल होना चाहिए राजा 5%। ये क्यों करना चाहिए, पहली बात कासनी खरपतवार के नियंत्रण के लिए, कासनी खरपतवार, कासनी खरपतवार हेतु। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब बीजों को 5% नमक के घोल में अपने डुबाएंगे ना, तो जो मुख्य बीज होंगे भारी वो तो डूब के हो जाएंगे, बाकी कासनी के और हल्के बीज क्या हो जाएंगे, ऊपर तैर जाएंगे, जिनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो पेपर में 2%। बरसीम का मुख्य खरपतवार, ये जो कासनी है ना, कासनी मुख्य खरपतवार है बाजी माँ को, तो मेन है, अतिथि होंगे, मुख्य खरपतवार है वो। अच्छा, खरपतवार वीड, वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। हु इज द फादर ऑफ वीड साइंस है जेंथ्रोटूल, है ना। जेंथ्रोटूल को किसका जनक कहते हैं, खरपतवारों का जनक, भूपरिष्करण का जनक भी जेंथ्रोटूल को कहते हैं। और जेंथ्रोटूल की पुस्तक HHH हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, लिख लो ये नाम, HHH बुक है, जेंथ्रोटूल की बुक है, भूपरिष्करण से संबंधित, HHH हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, भूपरिष्करण, जेंथ्रोटूल, जेंथ्रोटूल, ये अपने बात कर भाई जी। टूल होता, टूल मतलब खरपतवार उखाड़ने वाला, हाँ ठीक है। कासनी खरपतवार मुख्य खरपतवार, तो पेपर में प्रश्न क्या आएगा, बरसीम का मुख्य खरपतवार होता है, तो कौन सा बताएंगे, कासनी खरपतवार।
उसके नियंत्रण के लिए अपने 5% नमक के घोल से उपचारित करेंगे। उसके बाद राइजोबियम कल्चर सेर, इनसे अपने उपचारित करते हैं। मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, नमक का घोल कितना % होना चाहिए, 5%। चलो ठीक है दियो जी, बीज तो उपचार कर दियो, अब लगावा कद, है ना। बुआई का समय, बुआई का समय, बुआई का समय होता है भैया अक्टूबर, मध्य अक्टूबर। मध्य का मतलब 15 अक्टूबर। मध्य अक्टूबर के अंदर इसकी क्या कर देना चाहिए, बुआई कर देना चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कूं बैजा कर देगी, मध्य अक्टूबर में क्या कर देना चाहिए अपने को, बुआई कर देनी चाहिए। बुआई का समय अपने क्या रखेंगे, मध्य अक्टूबर रखेंगे। ठीक है, देखो जलवायु आ गई, मृदा आ गई। मृदा मैं यहीं लिख देता हूं, एक जगह यहां ऐड कर देते हैं सोयल, ताकि पूरा एक साथ हो जाए। दोमट आ गई, स्लैश चिकनी दोमट कर दो, चिकनी दोमट। ये दोनों मृदाएं अपने 12वीं की बुक में लिखी हुई है, और जो बात 12वीं की बुक में लिखी हुई है वो अपने महत्वपूर्ण माननी है। ठीक है, अच्छा, जलवायु राजा, बीज दर हो गई, मृदा हो गई, बुआई का समय, बीज उपचार। अब बात आती है किसकी, कटाई की। बुआई होगी, अब क्या करनी है अपने को, कटाई करनी है। अब कटाई कब करनी है, कितने दिन बाद करनी है, क्या करनी है, देखो कटाई करनी है अपने को 50 से 55 दिन बाद, 50 से 55 दिन बाद कटाई करनी है। ठीक है, तो कटाई 50 से 55 दिन बाद करेंगे, ये तो करेंगे सामान्य। और अगेती अगर अपने पास फसल है, कैसी फसल है, अगेती अगर अपने पास फसल है तो 45 से 50 दिन बाद, ये है बुआई के 45 से 50 दिन बाद। 50 दिन का मतलब राउंड फिगर में अगर अपने लेंगे तो 2-1 महीना बाद कटाई हो जी। अब थे गए जो जी बीज भी आ गया, ये भी आ गया, काट पहला ली। उन्नतशील किस्में कौन सी यूज करेंगे, बात रहेगी। देखो फिर बोलने को नहीं, चालन दो गुरुजी थे क्या बस। उन्नतशील किस्में, ये देखो इंपॉर्टेंट है। उन्नतशील किस्में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। उन्नतशील किस्में अपने अलग अलग लिखेंगे राजा। ये द्विगुणित है, द्विगुणित में अलग लिखेंगे, चतुर्गुणित के अलग लिखेंगे। टेट्राप्लॉइड की यानी 2n बराबर 16 और 2n बराबर 32 इनकी। अब उन्नतशील किस्मों में देखो राजा, इसकी उन्नतशील किस्में यहां से लिखना स्टार्ट हूं। मस्कावी, मस्कावी है, खदरावी है, हलावी है, फहाली है, फहाली, ये सारी क्या है इसकी उन्नतशील किस्में। इसकी अपने क्या करते हैं, पूसा जॉइंट है, पूसा जॉइंट है, पूसा विशाल है, विशाल है, BL10 है, T780 है, T780, ये किसकी है, चतुर्गुणित। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ये जो खदरावी मैंने नाम लिखा है, खदरावी वैरायटी किसकी है, इसके अलावा बरसीम के अलावा कन्फ्यूजिंग वैरायटियां पढ़ते हैं ना। कन्फ्यूजिंग का मतलब ऐसी वैरायटी जो 2-3 फसलों में एक साथ आती है, जैसे अपने हरभजन पढ़ते हैं, हरभजन 2-3 जगह नाम मिल जाएगा, है ना, ऐसे। वैसे खदरावी वैरायटी कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, खदरावी वैरायटी किसकी है, लिखो भाई जल्दी बताओ थे बनिया। हाँ, कि खदरावी वैरायटी किसकी है बरसीम के अलावा। खदरावी आपने पढ़ा है, बहुत बार नाम आया है, और महत्वपूर्ण ये मैं चलो हिंट दे दिया आपको, मुख्य फल है वो, फल वाली एक ऐसी किस्म है जिसका नाम खदरावी है। बताओ जल्दी जल्दी कर दो, तो मैं कोई कमेंट की लेन बांध दो, गलत की नहीं सही की। हाँ गट्टी का गलत तुक्का मार, तुक्का कौन मारने। हाँ, खदरावी दे कौन ही थान कौन था अपने। खदरावी किसकी वैरायटी है वैसे, खजूर की है। अरे बोलो खैफ और खदरावी, खैफ और खजूर, फिनिकस से डेक्टाइलीफेरा, खजूर, है ना। तो ये खदरावी किसकी वैरायटी है, खजूर के। तो पेपर में प्रश्न अब थे गए जो जी खदरावी नाम आ जाए पेपर में और ऑप्शन आ जाए, बरसीम भी ऑप्शन और खजूर भी हो, दोनों सही होंगे। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है ए और बी दोनों, है नहीं आया तो तीसरा तक उड़ जाइयो। ठीक है तो जी, अरे फिर अब आप कह दो कि सर सी ऑप्शन कोई और डी कोई ऑप्शन कोई और, तो भाई पर्सन का बोनस मिलेगा था, सीधो हिसाब है। ये या तो इस पर्सन को उड़ा देंगे, इस पर्सन के बोनस मिलेंगे बस। अब इया गोने थे को दोनों पर्सन यहाँ जे सरकार नंबर ही दे देगी, इया कौन करे, समझ गए बात कि हाँ पेपर बनानी है शाना बहुत बंठा हुआ है, दोनों वैरायटियां किंगी है, समझ गए कि ठीक है भाई।
तो द्विगुणित वैरायटियों में मस्कावी है, खदरावी है, हलावी है, फहाली है। एक नाम और देखो, ये खजूर में इरेज कर रहा हूं, वरदान। ये देखो, अब वरदान दे दिया राजस्थान को, राजस्थान को वरदान दे दिया, तो राजस्थान के लिए उपयुक्त वैरायटी है ये, राजस्थान के लिए उपयुक्त वैरायटी है। ठीक है ना, राजस्थान के लिए मेन वैरायटी कौन सी है? वरदान वैरायटी है। ठीक है ना, ये वरदान वैरायटी किसने बनाई? IGFRI द्वारा विकसित। किसके द्वारा? IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन, स्क्रीन पे लिख दो भैया ये नाम पूरा का पूरा, इंडियन ग्रासलैंड फूडर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है भैया? झांसी में, और झांसी यूपी में है ना। ठीक है, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी यूपी। इसके द्वारा वैरायटी कौन सी बनाई गई है? वरदान है, और वरदान दे दिया राजस्थान को, राजस्थान को वरदान दे दिया। और मैं कहूं बस साहब बहुत ही तगड़ी वैरायटी राजस्थान के लिए, कौन सी? वरदान। तो ये वैरायटी आ जाती है मस्कावी, खदरावी, हलावी, फहाली, वरदान। वरदान बनाई IGFRI झांसी, और पेपर में पर्सन है आसी। ठीक है नहीं? हाँ, पेपर में पर्सन पक्को ही आसी। फिर IGFRI कहां पर है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, झांसी यूपी के अंदर। समझ गए बात क्या? ये पर्सन महत्वपूर्ण है। किसने बनाई ये वैरायटी? वरदान वैरायटी। समझ गए बात? तो द्विगुणित और चतुर्गुणित वैरायटी 2n और 2n बराबर 34। चतुर्गुणित में ये पढ़ेंगे, पूसा जॉइंट, पूसा विशाल, BL10, 30, 80। द्विगुणित में 2n 16 आ जाए, 16 और 32। उन्नतशील किस में आ गई राजा? कटाई अपने कर देंगे 50 से 55 दिन बाद। अब बात आती है उपज की। उपज कितनी होती है? काट तो ली हो ही की, ठीक है। उपज होती है राजा 800 से 1000 क्विंटल, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये क्या है? उपज है। उपज कितनी लिख दी अपनों ने? 800 से 1000। लेकिन एक बात और लिख देते हैं, नोट डाल के ये बात लिख देते हैं, फिर 2000 को नोट बंद हो इडो। लेकिन फरवरी के बाद, फरवरी के बाद कटाई पर, फरवरी के बाद अगर अपने कटाई कर रहे हैं तो बीज उत्पादन ही करेंगे। बीज होगा उससे 500 से 6 क्विंटल, 500 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को क्या मिलेगा? बीज। और हरा चारा कितना मिल जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब 800 को आधो 400 और 1000 को आधो 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आलियो भाई जी, आगे बात समझ में ना? हाँ, तो उपज अपने क्या हो जाएगी? 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और फरवरी के बाद अगर अपने को क्या देना नहीं, तो बीज बना श्यार आकर श्यार, तो चलो ठीक है, फिर बीज अपने लेंगे तो हरा चारा कम हो जाएगा। बीज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा, और हरा चारा कितना हो जाएगा अपने पास? 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा अपने को प्राप्त होता है। समझ गए बात ना? हाँ, तो अपने पास जलवायु अपने बात कर ली, शीतोष्ण जलवायु, टेम्परेचर इस जलवायु के अंदर अपनों ने बात कर ली राजा, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। बरसीम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ट्राई का मतलब 3, फोलियम का मतलब पत्तियां थी, ये बात होगी। लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, पोड है, 2n बराबर 16, 2n बराबर 32, इजिप्टियन है। इसके अलावा इसमें सेपोनिन पाया जाता है। इसके अलावा फसलों का, चारे वाली फसलों का यह राजा है, इजिप्टियन क्लोर के नाम से जाना जाता है। मिल्क इनरिचमेंट भी कहते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। मुख्य खरपतवार इसमें कास नहीं होता है। मिट्टी इसमें दोमट और चिकनी दोमट चाहिए। पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए। बुआई का समय मध्य अक्टूबर होना चाहिए। बीज दर की मात्रा 25 से 30 और 35 किलोग्राम। 2n बराबर 60 के लिए 25 से 30 और 2n बराबर 32 के लिए 35 किलोग्राम बीज दर होनी चाहिए। बुआई के अंदर बीज मिनिमम 1 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा गहराई पर डालना नहीं चाहिए, ये इतनी गहराई में रखना है। इसके बाद इसके अंदर कम से कम कटाइयां 8 करनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों में है मस्कावी है, हलावी है, खदरावी है, बहाली है ना, वरदान है, पूसा जॉइंट है, पूसा विशाल है, BL10 है, टी 780 है। ये क्या है? इसकी उन्नतशील किस्में आ गई। इसके अलावा कटाई कर देनी चाहिए, है ना।
50 से 55 दिन बाद, 45 से 50 दिन बाद अगेती कर रहे हैं, तब है ये अपने, और ये बाद में पछेती में है। इसके अलावा उपज अपने 800 से 1000 पढ़ ली। फरवरी के बाद अगर बीज बना रहे हैं तब 5 से 6 कुंटल ये आ जाएगी इसके अंदर बीज, और उपज कितनी हो जाएगी उसकी आधी, 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। मुख्य खरपतवार है कासनी। कासनी खरपतवार के लिए अपने बीजों का जब उपचार करेंगे तो नमक के घोल से उपचार करेंगे। नमक का घोल अपने कितना होना चाहिए, 5% नमक के घोल का यूज करना है। इसके अलावा जो वरदान वैरायटी है वो IGFRI के द्वारा निर्मित है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी झांसी के अंदर ये IGFRI द्वारा निर्मित किस्म है। समझ के बात है ना। मुख्य खरपतवार अपने को ध्यान रखना है कासनी है, और कासनी खरपतवार मुख्य यूज किया जाता है। समझ गए बात। ये कौन सी किस्म है अपने, ये है बरसीम की फसल, और बरसीम की फसल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, C3 प्लांट भी है, LDP प्लांट भी है, ये बात भी अपने बात कर ली। C3 मतलब 3 कार्बन युक्त प्लांट है, ऐसे प्लांट और जिसमें PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। C4 वो होंगे जिनमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। केम प्लांट होते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो उपापचयी क्रियाओं वाले है ना, मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर मांसल प्लांट आते हैं। ये हैं बरसीम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण चारे वाली फसल। कौन हो गई, बरसीम। चारे वाली फसलों का राजा सम्राट है भाई कति। प्रोटीन 17 से 21%, 17 to 21%, 17 से 21% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये है अपने पास चारे वाली फसलों में मुख्य फसल अपने बात कर ली बरसीम की। कौन लेके आया, सर फ्लेचर लेके आए 1904 में, और कहाँ लगाया, मीरपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है ना, 1904 में आ गया था। इस कारण इसको इजिप्टियन क्लोर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये भैया बरसीम की खेती होगी, और बरसीम से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी महत्वपूर्ण बात नहीं वे आप देख ली। समझ के बात क्या। तो इनके आप बढ़िया नोट्स बनाओ भाई साहब, मैं कहूँ कति गोडो मेल दो, पर्सन एक बार कौन जाएगो। अगर बरसीम की खेती पेपर में आती है तो पर्सन 12 कौन जाए लियो, सीधो हिसाब है, यूं 12 की पर्सन है ही कौन बरसीम में। समझ के बात है ना। हाँ, तो महत्वपूर्ण बातें बरसीम से संबंधित जितनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अपनी पढ़ ली है। अच्छे से नोट्स बनाओ, शानदार, आप लोगों की तरह आप अच्छे ही हो, है ना। हाँ, बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया लिखो, बढ़िया पढ़ो, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मैं कह रहा हूँ सकारात्मक विचार रखो, और पूरे हेल्थी रहो भैया। जितने विचार सकारात्मक होंगे, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास होंगी, उतना ही जो रिजल्ट है वो सकारात्मक आएगा। सकारात्मक रहे, बाहरी दुनिया की जो नकारात्मकता है उसको गोरो ही ना भाजी, लोग के कहण दो, है ना। वो कहते हैं ना, वो ये तो दुनिया है, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, अन्य काम कहना ही है। जे थे नया सिलेक्शन हुआ जब तो कहेगा आप पढ़े को नहीं, और जे सिलेक्शन हो जे जदिया कैसी पीसा पासा दे के लाग गयो लो, बस आंगन चौथी बात है भाई जी। मैं को दुनिया की सुनूंगा नहीं तो बस फिर की कोई बनता ही को नहीं। समझ के बात है ना। तो इन पर विचार ही नहीं करना कौन क्या करे। आपका लक्ष्य है अर्जुन की तरह कैसा होना चाहिए, केवल चिड़िया की आंख दिखाई देना चाहिए बस। अगर आपका लक्ष्य है जेट का है, ICR का है, BHU का, एक लक्ष्य जो भी है उसको निर्धारित करो। नीट जेई जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे वो पशु परीक्षर है, कोई भी 12th के बाद दे रहे हो या आफ्टर 12th कर रहे हो या बिफोर, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। आपके लक्ष्य से कोई भी चीज बड़ी नहीं है, चाहे वो नींद है, चाहे वो भूख है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो धन है, कुछ भी आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है। लक्ष्य आपका बड़ा है, बाकी चीजें सारी की सारी निरर्थक है लक्ष्य के सामने, है ना। लक्ष्य के सामने ये सारी चीजें छोटी है, लक्ष्य सर्वोपरि, लक्ष्य सर्व से बड़ा, है ना। तो लक्ष्य पर केंद्रित करो अपना ध्यान, बढ़िया रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।